इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का चैप्टर 5 समझाने लगी हूँ, समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम एपी कहते हैं। इसके दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये मेरा पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको समांतर श्रेणी किसे कहा जाता है और इसके सम्स हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसके ऊपर ये मेरी वीडियो है। अब मैं ये चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, समांतर श्रेणी शुरू करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताने लगी हूँ कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो मैं इसको लिख देती हूँ, मैं इसको एक बार दोबारा से पढ़ देती हूँ। समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर प्राप्त होता है। मैं आपको ये एक उदाहरण से समझाती हूँ। आपका उदाहरण है 1, 3, 5, 7, 9 ऑनवर्ड। अब जैसे हमने 1 में 2 जोड़ा तो 3 प्राप्त हुआ, 3 में 2 जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ, 5 में 2 जोड़ा तो 7 प्राप्त हुआ, 7 में 2 जोड़ा तो 9 प्राप्त हुआ। तो ये आपकी एपी कहलाएगी, समांतर श्रेणी कहलाएगी। तो हमने कौन सी निश्चित संख्या यहाँ पर? 2। 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7। तो ये हमारा एक निश्चित पद यहाँ पर 2 है, जो कि हर एक पद में जोड़ने पर अगला पद हमें प्राप्त होता है। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। अब जैसे -1, -3, -5, -7 ऑनवर्ड। अब इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं? -2। -1 में -2 जोड़ा तो -3 आया, -3 में -2 जोड़ा -5 आया। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल देखते हैं, 3, 3, 3, 3, ये भी हमारी एक समांतर श्रेणी है। कैसे? 3 में हम क्या जोड़ रहे हैं? 0। 0 जोड़ोगे तो 3 आएगा, 3 में फिर से 0 जोड़ा तो 3 आया, 3 में फिर से 0 जोड़ा तो ये भी 3 आया। तो ये भी हमारी एक समांतर श्रेणी है। अब ये 100, 80, 60, 40, ये भी आपकी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसमें हमने क्या जोड़ा? -20 जोड़ा। -80 में भी हमने क्या जोड़ा? -20। इसमें भी हमने -20 जोड़ा। तो हमारा ये आपका पहला पद है। तो इसको हम A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, इसको A3 कहते हैं, इसको A4 कहते हैं। ये हमारा पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये हमारा इंग्लिश में हम इनको टर्म्स कहते हैं। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और चौथी टर्म। किसी किसी बुक में या कभी कभी ये इसको T1, T2, T3 से भी बताया जाता है, बट यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी बुक में इसने इसको A1, A2, A3 से दर्शाया है। तो हमारा ये फर्स्ट टर्म A1 है, सेकेंड टर्म हमारी A2 है, थर्ड टर्म हमारी A3 है और फोर्थ टर्म हमारी A4 है। अब इसमें हमारा सारवंतर क्या आएगा? सारवंतर है क्या जोड़ा तो नेक्स्ट पद आया, वो हमारा सारवंतर है। मैं अगले पेज पे आपको सारवंतर के बारे में बताने लगी। अब मैं आपको सारवंतर, कॉमन डिफरेंस, मतलब डी के बारे में बताने लगी हूँ। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। 1, 4, 7, 10, ये हमारे पास एक एपी है। अब 1 में हमने 3 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 3 जोड़ा तो 7 आया, 7 में 3 जोड़ा तो 10 आया। वो जो निश्चित संख्या कौन सी है? 3। वो जो निश्चित संख्या है वो हमारा डी है। 3 है तो 3 हमारा डी है, तो डी हमारे पास 3 आया। अब मैं आपको बताने लगी हूँ कि डी कैसे निकालते हैं। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, ये हमारा A4 है। इसका मतलब डी को अगर आप दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करते हो, दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हो तो डी आ जाता है। तो A2 माइनस A1 आपके पास डी आएगा। A3 में से A2 माइनस करते हो तो आपके पास डी आएगा। A4 में से A3 माइनस करते हो तो आपके पास डी आता है। तो कभी भी आपने डी निकालना हो तो दूसरे टर्म में से पहली टर्म माइनस करके निकाल लो, तीसरी में से दूसरे माइनस करके भी निकाल सकते हो और चौथी में से तीसरी माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो वो आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, डी आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है, जैसे 2, 5, 10, 15, क्या ये आपकी एपी है? सेकंड, ये आपकी पहली टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये थर्ड है, ये 4 है।
तो A2 में से A1 माइनस करिए, तो D यहाँ पर 5 में से 2 माइनस किया तो 3 आया। तो अगला अगला देखिए, A3 में से A2 माइनस करिए, 10 में से 5 माइनस किया तो 5 आया। नेक्स्ट देखिए, 15 में से 10 माइनस किया तो आपके पास 5 आया। इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, तो ये आपकी एपी नहीं है। हमने देखा सारवंतर मतलब डी हमारा धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। मतलब डी की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकती है और शून्य भी आ सकती है। मैं यहाँ पर उदाहरण 1 करने लगी हूँ जिसमें हमने सारवंतर निकालना है। हमारा क्वेश्चन है एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए प्रथम पद ए और सारवंतर डी लिखिए। तो इसका प्रथम पद ए हो जाएगा 3/2 और इसका सारवंतर डी हो जाएगा, आप पहले A2 लिखिए, फिर आप माइनस का साइन डालिए, फिर आप A1 लिखिए 3/2। तो ये आ जाएगा 1 - 3 मतलब -2/2 मतलब -1। तो इसका सार अंतर आपका -1 आएगा। तो ये कहने में बड़ा इजी होता है कि सारवंतर लिखना बहुत आसान है, बट यहाँ पर बच्चे मोस्टली प्लस माइनस की गलती कर देते हैं, तो लिखते समय बड़ा ध्यान रखिए। मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल कर देती हूँ। -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 का सारवंतर लिखिए। आपने डी ज्ञात करना है। तो आपका ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो आपका जो D निकलेगा, पहले आप A2 लिखिए, A2 माइनस A1। A2 आपके पास आया -1.5, फिर आप बीच में माइनस का साइन डालिए, फिर आप A1 लिखिए -1.0। तो आपके पास आएगा -1.5 प्लस 1.0, मतलब तो आपके पास आ जाएगा -0.5। तो इसको करते समय थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि अगर आप डी की वैल्यू गलत निकाल जाओगे तो सारा सम आपका गलत हो जाएगा। तो डी बड़े ध्यान से आपने निकालना है कि A2 माइनस A1। तो A2 पहले लिखिए, फिर A1 लिखिए और बीच में साइन माइनस का डालिए। मैं अब आपको उदाहरण 2 करने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो अगले 2 पद लिखिए। आपके पास यहाँ पर 4 क्वेश्चंस है, आपने 4 क्वेश्चनों में बताना है कि इसमें से कौन कौन सी एपी नहीं है। अगर वो एपी है तो आप उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखोगे, अगले 2 पद लिखोगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका 4, 10, 16 और 22 ऑनवर्ड। यहाँ पर डी कैसे निकालोगे? दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। तो डी आप निकालोगे 10 - 4, इसका मतलब 6 आ गया। और फिर आप देखोगे कि 16 - 10, इसका मतलब फिर से 6 आ गया। इसका मतलब नेक्स्ट देखोगे 22 - 16, फिर से 6 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस आपका सेम है, तो इसका मतलब ये एपी है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो आपकी वो एपी होती है। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट है 1 - 1 -3 -5। ये आपके पास A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये आपके पास A4 है। तो आप D निकालोगे A2 माइनस A1, तो आपके लिखोगे -1 -1 -2 आया। फिर देखोगे A3 माइनस A2, तो -3 लिखोगे, माइनस डालोगे और -1 करोगे। इसको सॉल्व करोगे, आपके पास फिर से -2 आ जाएगा। फिर आप लिखोगे A4 माइनस A3, A4 आपके पास -5 आया, माइनस डालोगे, -3 करोगे, आपके पास -2 आ जाएगा। यहाँ पर भी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये आपकी एपी हो गई। थर्ड में देखते हैं। थर्ड आपका है -2 2 -2 2, इट्स लाइक दिस। तो यहाँ पर भी आप दिस इज A1, दिस इज A2, दिस इज A3, दिस इज A4। तो आप D निकालो A2 माइनस A1, तो 2 माइनस -2 मतलब 4।
फिर से आप निकालो A3 माइनस A2, तो क्या आएगा -2 माइनस 2, तो -4 आया। फिर आप निकालो A4 माइनस A3, A4 आपके पास क्या है 2 माइनस 2, तो आपके पास 4 आया। तो यहाँ पर ये निकालने की आपको जरूरत भी नहीं थी, आपको यहीं से पता चल गया कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, तो आपको A4 A3 निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आप यहीं से कह सकते थे कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये आपकी AP नहीं है। तो यहाँ अगर ये AP थी तो इसका मतलब हमने अगली दो टर्म्स निकालनी थी। हमारा डिफरेंस कितना आया 6 का, सार अंतर हमारा 6 आ रहा है, तो अगली टर्म आएगी 22 जमा 6 28, और नेक्स्ट टर्म आएगी 28 जमा 6 34। इसी तरह से अगर ये आपकी AP है तो आपकी नेक्स्ट टर्म कैसे निकालनी थी, -5, इसमें क्या जोड़ोगे -2, तो आपकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी -7, फिर आप -7 में क्या जोड़ोगे -2, तो आपके पास आ जाएगी -9। तो अगली दो टर्म्स -7 और -9। हम इसका चौथा सम कर देते हैं नेक्स्ट पेज पे। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब ये बताना है कि ये आपकी AP है या नहीं है, कि आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। तो आपने D निकाला A2 माइनस A1, तो आपके पास 1 माइनस 1 0 आ गया। अब आप फिर से निकालो A3 माइनस A2, तो आपके पास आ गया 1 माइनस 1 0। फिर आप निकालो A4 माइनस A3, तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 1 1। तो ये कॉमन डिफरेंस आपका सेम नहीं है, तो इसका मतलब A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, तो आपका ये AP नहीं है। मैं अब आपको AP के व्यापक रूप के बारे में बताने लगी हूँ। जनरल फॉर्म A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये आपकी AP का व्यापक रूप है, जहां पर A प्रथम पद है और D सार्वंतर है। कभी भी हमने जनरल फॉर्म लिखनी हो AP की, तो वो A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D। ये आपकी फर्स्ट टर्म है A1, ये आपकी सेकंड टर्म है A2, ये आपकी थर्ड टर्म है A4 A3, ये आपकी फोर्थ टर्म है। और अब आप देखिए ये आपकी फर्स्ट टर्म है A1, ये आपकी सेकंड टर्म है, तो ये 2 है, यहाँ पर 1D है। ये आपकी थर्ड टर्म है, ये 3 है और यहाँ पर 2 है। ये आपकी फोर्थ टर्म है, यहाँ पर 4 है, ये आपकी 3 है। अगर मैं आपको फिफ्थ टर्म लिखने को बोलूं तो अब आप लिख सकते हो, फिफ्थ टर्म आ जाएगी आपकी A प्लस 4D। तो इसी तरह से अगर मैं आपको इसकी nth टर्म लिखने को बोलूं तो आप कैसे लिखोगे, A प्लस n माइनस 1D, ये आपकी nth टर्म आ जाएगी। तो an का फॉर्मूला हमारे पास क्या आया, A प्लस n माइनस 1D, ये n है, ये 1 लेस देन दिस, एक इससे छोटा, मतलब ये n माइनस 1। फिर से चेक करो, A2 में आपका यहाँ 1 आता है, A3 में यहाँ पर 2 आता है, A4 में यहाँ पर 3 आता है, 1 लेस देन दिस, एक इससे कम, ये 5 है, ये 4 आता है, तो n में ये क्या आएगा n माइनस 1, तो दिस इज nth टर्म, तो an हो जाएगा आपका A प्लस n माइनस 1D। अब यहाँ पर देखो, आपके पास an है, A है, n है, D है, चार चीजें हैं आपके पास, जहां पर अगर आपके पास 3 दी गई होंगी तो आप चौथी निकाल लोगे। मैं आपको सारा रिवाइज करवा देती हूँ एक बार। मान लो A1, A2, A3, AN आपके पास एक AP है, और इसकी जनरल फॉर्म है आपके पास A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस n माइनस 1D, ये आपकी जनरल फॉर्म है। तो आपने फॉर्मूला रिवाइज किया, आपने फॉर्मूले को देखा,
an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये हमारा फॉर्मूला बना। इसमें a हो गया आपका फर्स्ट टर्म, पहला पद, d हो गया कॉमन डिफरेंस, सारवंतर, n हो गया नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, an हो गया लास्ट टर्म, अंतिम पद। an को हम l भी कह सकते हैं, लास्ट टर्म। an को हम l भी कह सकते हैं। तो अब हमने यहां पर जो बच्चों को कंफ्यूजिंग पार्ट है वो क्या है, उनको n और an के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आता जल्दी। मैं आपको यहां पर n और an में डिफरेंस समझाने लगी हूं। बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं n और an के में क्या डिफरेंस है। तो an आपका लास्ट टर्म है, n आपका नंबर ऑफ टर्म्स है। तो मैं आपको यहां पर एक एग्जांपल लेके बताने लगी हूं कि अगर आप 1 2 3 अप टू 100 लेते हो, ये आपके पास एक AP है जिसमें A आपके पास 1 है, D आपके पास 2 माइनस 1 1 है। तो यहां पर an भी 100 होगा, लास्ट टर्म भी 100 होगी और नंबर ऑफ टर्म्स भी 100 होगी। तो यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स और लास्ट टर्म दोनों आपकी 100 है। अगर मैं आपके पास एग्जांपल लेती हूँ 2 4 6 और 100, तो यहां पर आपके पास a आपके पास 2 होगा, d आपके पास 4 माइनस 2 2 होगा और an यहां पर 100 है, बट नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर 50 है। तो वो दिख रहा है कि 2 4 6 8 आधी टर्म्स रह गई, तो नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर 50 है। तो ये डिफरेंस है n और an में। अब मैं यहां पर ये जो n की वैल्यू फॉर्मूले से भी निकाल सकती हूँ। जैसे an आपके पास है a प्लस n माइनस 1d, तो an की जगह 100 रखो, a की जगह 2 रखो, n आपके पास नहीं है, d आप यहाँ पर 2 रखो। तो इसको अगर सॉल्व करोगे 2 प्लस 2n माइनस 2, तो n आपके पास 100 बाय 2 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो आप ऐसे भी n निकाल सकते हो, रादर हम इसी तरह से n निकालते हैं। तो ये आपको एक डिफरेंस समझ आना चाहिए n और an में। एक और बात, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए कि पदों की संख्या हमेशा पॉजिटिव होगी, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये आप इस चीज का ध्यान रखिए। यहाँ पर मैं उदाहरण तीसरा करने लगी हूँ। आपका क्वेश्चन है AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर A आपके पास 2 हो गया, D आपके पास आ जाएगा 7 माइनस 2 5 और N यहाँ पर है 10। आपने 10वां पद निकालना है, इसका मतलब आपने A10 निकालना है। an का फॉर्मूला आपके पास क्या है, an आपके पास होता है a प्लस n माइनस 1d। तो आपने a 10 निकालना है, a की जगह आप 2 लिखोगे, n आपके पास 10 है माइनस 1, d आपके पास 5 है। तो आपके पास 10वां पद आ जाएगा प्लस 9 गुना 5, 2 प्लस 45, 10वां पद आपके पास आ जाएगा 47। AP का 10वां पद 47 है। अब मैं यहाँ पर एक और मेथड भी करने लगी हूँ। अगर आपके पास A10 आपने निकालना है तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो A प्लस 9D। कैसे, ये 10 है, 10 से 1 कम कर दो तो 9 आता है, तो A प्लस 9D। तो यहाँ पर A आ गया 2 प्लस 9 गुना D आ गया 45,
तो डायरेक्टली आप आंसर निकाल सकते हो 47। तो ये तो आपका प्रॉपर मेथड, आपने फॉर्मूला लिखा, सब कुछ पुट किया। अदरवाइज A10 निकालना हो तो A + 9D। अगर मैंने A32 निकालना है तो क्या लिखूंगी? A + 31D। 32 में से एक कम करके सीधा यहाँ 31 लिख दो। अगर मुझे A54 निकालना है तो क्या लिखोगे? A + 53D। अगर मुझे A75 निकालना है तो क्या लिखोगे? A + 74D। तो वो फार्मूला मत लगाओ, तो डायरेक्टली आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो कि अगर आपको A32 निकालना है तो A + 31D, A54 निकालना है तो A + 53D, A75 निकालना है तो A + 74D। अदरवाइज ये आपका डायरेक्ट मेथड है। अब मैं आपका उदाहरण 4 करने लगी। आपका क्वेश्चन है AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? सकारण उत्तर दीजिए। अब आपके पास यहाँ पर AP है 21, 18, 15 ऑनवर्ड, ये आपके पास AP दी गई है। अब इसमें आपके पास A कितना है? 21। D कितना होगा? 18 - 21 मतलब -3। इसका कौन सा पद -81 है? तो AN आपके पास दिया गया -81। आपको N निकालना है, आपको N निकालना है। कौन सा पद इसका -81 है? आपको N निकालना है। तो आपके पास AN का फॉर्मूला हो गया A + N - 1D। तो AN आपके पास कितना आ गया? -81। A आ गया 21। N आपके पास हो गया, N आपने निकालना है। D आपके पास हो गया -3। ये आपके पास आ जाएगा -81 बराबर में 21 -3N + 3। -81 24 -3N। -81 - 24 = -3N। ये आ जाएगा -105 = -3N। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 105/3 = N। 3 3 9, 3 3 9, 3 5 15। N की वैल्यू 35 आ गया। इसका मतलब 35वां पद आपके पास कौन सा होगा? -81 होगा। तो ये इसका पहला पार्ट प्रूव हो गया है। AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है? साथ ही क्या इस AP का कोई पद शून्य है? इसका क्या मतलब हुआ कि क्या कोई N ऐसा है कि AN 0? अब आपका जो सेकंड पार्ट बनता है वो कहता है कि क्या कोई N ऐसा है कि AN बराबर में 0 हो। ऐसा कोई N है कि AN बराबर में 0 हो। अब मैं इसको अगले पेज पे करने लगी हूँ। A हमारे पास 21 है और D हमारे पास -3 है। क्या कोई ऐसा N है कि AN आपके पास 0 आ जाए? अब आपके पास AN बराबर में 0, तो फॉर्मूला क्या बना? A + N - 1D बराबर में 0। A की जगह 21 लिखोगे, N आपने निकालना है और D आपके पास -3 आया बराबर में 0। तो आपके पास 21 - 3N + 3 बराबर में 0। -3N = -24। इसका मतलब N आ जाएगा 24/3। N की वैल्यू आ गई 8। इसका मतलब आठवां पद 0 है। अब अगर मैं इसको चेक करके बता रही हूँ, चेक कैसे करोगे? आपके पास ये देखो 21 है, ये 18 है, AP आपके पास 15 है। इससे 3 का डिफरेंस है, तो ये 12 होगा, ये 9 होगा, ये आपके पास 6 होगा, ये आपके पास 3 होगा, ये 0 होगा। इसका मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, आपके पास आठवां पद 0 आ गया। ये आपके पास A1 है, ये आपके पास A2 है, ये आपके पास A3 है, ये 4 है, ये 5 है, A6 है, A7 है, A8। तो आठवां पद आपका 0 आ जाएगा। तो हमने इसको चेक भी कर लिया। तो आपका N आपके पास 8 आएगा, तो आठवां पद आपका इसका 0 हो जाएगा।
उदाहरण 5 वे एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। अब इसमें आपके पास क्या दिया गया, तीसरा पद देने का मतलब A3 आपके पास 5 दिया गया है, सातवां पद 9 है, मतलब A7 आपके पास 9 दिया गया है। इसका मैंने आपको बताया था, इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, A + 2D बराबर में 5 दिया गया है, A7 9 दिया गया, मतलब A + 6D आपके पास 9 दिया गया है। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो यहाँ से A और D की वैल्यू निकाल लो। तो A + 2D बराबर में 5, A + 6D बराबर में 9। तो इसको आप माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा -4D बराबर में -4। तो D की वैल्यू आ गई -4/-4, तो आपके पास 1 आ गया। अब A + 2D आपके पास 5 है, D का मान आपके पास है 1, तो 2 × 1 बराबर में 5। तो A आ जाएगा 5 - 2, तो A की वैल्यू आ गई 3। अब आपके पास A आ गया 3 और D आ गया 1। तो अब आप इसका कैसे लिखोगे, इसका जो AP बनेगी वो 3 में 1 जोड़ दो तो वो 4 में 1 जोड़ दो 5 में 1 जोड़ दो 6, 3 4 5 6 7, ये आपकी AP बन जाएगी। मतलब आपका A है, A + D है, A + 2D है, तो आप इसमें भी वैल्यू रखोगे, आपके पास AP आ जाएगी। उदाहरण 6 आपका क्वेश्चन है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17 ऑनवर्ड का कोई पद 301 है, क्यों? आपके पास AP है 5, 11, 17, 23 और यहाँ पर A है 5, D है 11 - 5 मतलब 6 और AN है हमारे पास 301, AN है हमारे पास। अब आपके पास AN का ये फॉर्मूला होता है, तो AN की जगह लिखोगे 301, 1 की जगह 5, N - 1, D आपके पास आ गया 6। तो 301 बराबर में 5 जमा 6N - 6, 301 बराबर में 6N - 1, 301 + 1 बराबर में 6N, इसका मतलब 302 बराबर में 6N। तो 302/6 बराबर में N। तो आप इसको कट करोगे, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 151/3 बराबर में N। इसका मतलब पदों की संख्या आपके पास आ गई 151/3। N एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। इसका मतलब 301 संख्याओं की दी गई सूची का पद नहीं है। N एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। हमें मालूम है कि N एक धनात्मक पूर्णांक, हमने डेफिनेशन के अंदर इसकी परिभाषा में पढ़ा था कि N एक धनात्मक पूर्णांक होता है। उदाहरण 7 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं? 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याओं की सूची पहले बनाएंगे। अब ये कहाँ क्या बनेगी, जो 2 अंकों वाली, 2 अंक का मतलब 10, 11, 12, 13, तो ये आपके पास आ जाएगी 99 तक। तो ये 2 अंकों की सूची है। अब ये 3 से विभाज्य कौन सा नंबर होता है? 12 होता है। यहाँ पर 15 आएगा जो 3 से विभाजित है, 18 आएगा और लास्ट का नंबर ये भी 3 से विभाजित है। तो हमने 3 से विभाजित होने वाली जो 2 अंकों की जो सूची आएगी वो आएगी 12, 15, 18 और लास्ट में आएगा 99। तो ये पहले आपको ये सूची निकालनी पड़ेगी। अब 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित है? इसका मतलब आपके पास A आपके पास 12 है, D आपके पास 15 - 12 3 है, AN आपके पास 99 है और आपने N निकालना है। अब आप यहाँ पर AN का फॉर्मूला लिखोगे, A + N - 1 D। तो AN आपके पास 99 है, A आपके पास 12 है, N आपने निकालना है, D आपके पास 3 है। तो यहाँ पर आ गया 99 बराबर में 12 जमा
3n माइनस 3, 99 बराबर में 9 जमा 3n, 99 माइनस 9 बराबर में 3n, 90 बराबर में 3n। तो n का इसका मतलब 3n बराबर में 90 आ गया। n आपके पास आ जाएगा 90/3 आ जाएगा 30। 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों वाली संख्याएं हो गई 30। उदाहरण 8वां आपका क्वेश्चन है AP 10, 7, 4 अप टू -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। आपकी बुक में इसके 2 मेथड लिखे हैं, बट मैं आपको इसका वैकल्पिक हल वाला मेथड इसको लिख के बताने लगी हूँ, वो मुझे ज्यादा आसान लगता है करने के लिए। तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि इसको विपरीत और से देखें, इसको विपरीत करके लिखें। हमारे पास विपरीत और से लिखने का मतलब, अगर हमारे पास AP दी हुई है 10, 7, 4 अप टू -62, इसको उल्टा करके लिख लो। ये नंबर इस तरफ ले आओ, ये -62 इधर आ गया। अब आप यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर 10 आएगा, मतलब इसको हमने विपरीत करके लिख लिया। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या आना चाहिए? तो इसमें आप इन दोनों में डिफरेंस 3 का है। 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद 10 आया, मतलब इस 4 में 3 ऐड हुआ तो ये आया, 7 में 3 ऐड किया तो 10 आया। इसमें 3 ऐड कर दो तो क्या बनेगा? -59। इसमें 3 ऐड कर दो तो क्या बनेगा? -56। तो आपके पास ये आपकी AP आ। इसको विपरीत करके लिखने के बाद आप इसका 11वां पद निकालोगे। आपने 11वां पद निकालना है तो A11 निकालना है, A + 10D, ठीक है। A हो गया -62 + 10 × 3, मतलब -62 + 30, आपके पास आ जाएगा -32। तो आपने अंतिम पद से 11वां पद क्या निकला? -32। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, आपको यहाँ पर अंतिम पद से 11वां पद निकालना था। तो अगर अंतिम पद से 11वां पद निकालना आ जाए तो आप जो भी AP दी जाती है उसको रिवर्स करके लिख लोगे, उसको विपरीत करके लिख लोगे। तो मैंने यहाँ पर विपरीत करके लिख लिया -62, -59, -56, 4, 7, 10। अब मेरे पास A निकालोगे, D निकालोगे और A 11वां निकाल लोगे, ठीक है। तो वो अंतिम पद से 11वां पद आपका यहाँ पर -32 हो गया। यहाँ पर अब मैं प्रश्नावली 5.2 का थर्ड सम करने लगी हूँ। थर्ड सम का 5वां पार्ट करने लगी। -38 -22 इस समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। ये आपके पास AP है और इसमें आपने रिक्त स्थान आपने यहाँ पर भरने हैं। अब आप देखिए, ये आपका A है, A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3 है, ये आपका A4 है, ये आपका A5 है, ये आपका A6 है। इसका मतलब आपके पास A2 दिया हुआ है 38 और A6 दिया हुआ है -22। A2 38 का मतलब A + D आपके पास 38 है और A6 का मतलब A + 5D आपके पास -22 है। अब यहाँ से आप A और D निकाल लोगे तो आप क्या करोगे? A + D आपके पास 38 है, A + 5D आपके पास -22 है। तो अब आप इसमें माइनस कीजिए और आप यहाँ पर आ जाएगा -4D = D आ जाएगा 60/-4, -15 आ गया। इसका मतलब अब A निकाल लीजिए, A + D बराबर में 38, तो A -15 बराबर में 38, A हो जाएगा 38 + 15, 53 आ जाएगा। A की वैल्यू 53 आ गया। अब आपने A1 निकालना है, तो A1 मतलब A बराबर में 53, फर्स्ट टर्म। A2 आपके पास है, A3 निकालना है, A + 2D, तो A आपके पास है 53 + 2 × -15, तो ये आ जाएगा 53 - 30 बराबर में 23 आ गया। अब आपने निकालना है A4,
ए प्लस 3D। ए आपके पास आ गया 53 प्लस 3 माइनस 15, 53 माइनस 45 आ गया 8। अब आपने निकालना है A5, A प्लस 4D। ए आपके पास 53 प्लस 4 माइनस 15, 53 माइनस 60 बराबर में -7। अब आपके पास जो समांतर श्रेणी आएगी, A1 आपके पास 53 है, A2 आपके पास 38 है, A3 आपके पास 23 है, A4 आपके पास 8 है, A5 आपके पास -7 है और A6 आपके पास -22 है। ये आपके पास AP बन जाएगी। तो हमने रिक्त स्थान आपके भर दिए, तो रिक्त स्थानों पे आपको पता चल गया कि आपके पास क्या आएगा। इस तरह से आप ये सम करोगे। मैं अब 5.2 का 8वां सम करने लगी। एक एपी में 50 पद है, उसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर एक एपी में 50 पद है, एन आपके पास 50 दिया हुआ है, उसका तीसरा पद 12 है। इसका मतलब A3 आपके पास 12 दिया गया है, अंतिम पद 106 है, AN आपके पास 106 दिया गया है। आपने क्या निकालना है? 29वां पद ज्ञात कीजिए। A29 आपने निकालना है। यहाँ पर आपके पास AN 106 है, N आपके पास क्या है? 50 है। इसका मतलब A50 आपके पास 106 है। इसका मतलब A प्लस 49D आपके पास 106 है। अब आपके पास A3 आपके पास 12 है। इसका मतलब A प्लस 2D आपके पास 12 है। आपके पास एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई। इन दोनों इक्वेशन से A और D निकालो। A प्लस 49D बराबर में 106, A प्लस 2D बराबर में 12। इनको माइनस कर दो। 47D बराबर में 94। D आपके पास आ जाएगा 94/47। 47 2 जा, इसको सीधा ही कट जाएगा, तो ये आपके पास D बराबर में 2 आ गया। A प्लस 2D बराबर में 12। D की वैल्यू है 2, 2 इंटू 2 बराबर में 12। A हो गया 12 माइनस 4, तो A की वैल्यू आ गई 8। अब आपके पास A आ गया 8 और D आ गया 2। तो अब आपने 29वां पद निकालना है, A29, A प्लस 28D। A की वैल्यू 8, 28 इंटू 2, 8 प्लस 56, 64। तो ये आपका आंसर आ गया 64। तो ये आपका 8th सम था। मैं अब आपका 10वां सम करने लगी। किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसका सार अंतर ज्ञात कीजिए। किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन को जरा कर ध्यान से देखोगे तो दोनों पदों में अंतर 7 का है। तो A17 माइनस A10 बराबर में 7। देखो, किसी एपी का 7वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। इसका मतलब 7वां पद बड़ा है, 10वां पद छोटा है और दोनों में अंतर 7 का है। या तो इसको इस तरह से सोच लो, आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि किसी एपी का जो 7वां पद है उसको अगर 10वें पद में 7 जोड़ें तो वो 7वें पद के बराबर आ जाएगा। तो या तो आप इस तरह से सोच लीजिए या आप ये सोच लीजिए, जैसा भी आपको ठीक लगता है, बात एक ही है दोनों। अब मैं इसको ये देख रही हूँ कि A17 माइनस A10 बराबर में 7, मैं ये सोच के इसको चल रही हूँ। अब देखो A17 मतलब A प्लस 16D माइनस A प्लस 9D बराबर में 7। हमने उनका सार अंतर निकालना है। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो। सार अंतर निकालने का मतलब D निकालना है। तो A से A कट गया, 7D बराबर में 7, तो D बराबर में 7/7। तो आपके पास 1 आ गया, D बराबर में 1। ये आपका 10वां सम था। अब मैं आपका 11वां करने लगी। आपका क्वेश्चन है AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54 पद से 132 अधिक है।
अब यहाँ पर A आपके पास 3 है, D आपके पास 15 माइनस 3 12 है। इसका कौन सा पद उसके त्रिज्यीय पद से 132 अधिक है? अगर कौन से पद को हम नाम दे दें nवें पद का, इसका nवां पद उसके त्रिज्यीय पद से 132 अधिक है। अब nवां पद बड़ा है और त्रिज्यीय पद छोटा है, तो an माइनस a त्रिज्या दोनों में जो डिफरेंस आएगा वो 132 खाएगा। यहाँ आप इसको ऐसे कर सोच सकते हो, अगर an पद किसके बराबर आएगा? a त्रिज्या में अगर हम 132 जोड़ दें तो हमारे पास nवां पद आ जाएगा। तो अब आप इसको आगे करो, an का मतलब a प्लस n माइनस 1d माइनस a त्रिज्या का मतलब a प्लस 53d बराबर में 132। a की जगह 3 रखा, n माइनस 1 d की जगह 12 रखा, माइनस a की जगह 3 रखा, 53 d की जगह 12 रखा बराबर में 132। आपके पास आएगा 3 जमा 12n माइनस 12 माइनस 3 जमा 636 बराबर में 132। ये आ जाएगा 12n माइनस 9 माइनस 639 बराबर में 132। 12n बराबर में 132 जमा 639 जमा 9, ये हो जाएगा 12n बराबर में 780। तो n हो जाएगा 780 बटा 12, 12 6 72, 12 पंजे 60, 65। n हो जाएगा 65। इसका मतलब कौन सा पद उसके त्रिज्यीय पद से 132 अधिक है? इसका मतलब 65वां पद त्रिज्यीय पद से 132 अधिक है। सोलहवां क्वेश्चन है इसका, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका मतलब आपके पास A3 दिया हुआ है 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो A7 माइनस A5 बराबर में 12। ठीक है, अब A प्लस 2D बराबर में 16, A प्लस 7D मतलब A प्लस 6D, इसको ब्रैकेट में रखो। A5 A प्लस 4D बराबर में 12, इसको हल कर लो। A प्लस 6D माइनस A माइनस 4D बराबर में 12, A से कट गया, 2D बराबर में 12, तो D बराबर में 6 आ जाएगा। अब आपके पास पता है आपको A प्लस 2D बराबर में 16 है, तो A प्लस 2 इंटू 6 बराबर में 16, तो A आ जाएगा 16 माइनस 12 4, तो A की वैल्यू आपके पास 4 आ गई और D की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। तो आपने AP ज्ञात करनी है। AP ज्ञात करने का मतलब आपके पास A प्लस D, A प्लस 2D आपके पास AP है। A आपके पास 4 हो गया, A प्लस D मतलब 4 जमा 6, A प्लस 2D मतलब 4 जमा 2 गुना 6, ये आपके पास AP बनेगी। 4 10 6 दूनी 12 और 4 16, ये आपके पास AP आ जाएगी। तो 4 10 16 आपके पास AP आ गई। 18वां सम, किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है तथा छठे तथा 10वें पद का योग 44 है। इस AB के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। किसी AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 है, इसका मतलब A4 प्लस A8 बराबर में 24, A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D बराबर में 24, 2A प्लस 10D बराबर में 24, 2 से भाग करने पर A प्लस 5D बराबर में 12। अगली लाइन क्या है? छठे तथा 10वें पद का योग 44 है, इसका मतलब A6 प्लस A10 बराबर में 44, इसका मतलब A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D बराबर में 44, इसका मतलब 2A प्लस 14D बराबर में 44, 2 से भाग करने पर A प्लस 7D बराबर में 22। आपके पास 2 इक्वेशंस आ गई, एक ये और ये।
दो इक्वेशन आ गई। तो फ्रॉम 1 and 2 आपके पास आया a + 5d बराबर में 12 और a + 7d बराबर में 22। यहाँ से मुझे a और d निकालना है, तो माइनस कर दो। तो आप -2d बराबर में -10, d हो जाएगा, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया, 10/2, तो आपके पास d आ जाएगा 5। तो a प्लस, आप इक्वेशन 1 ले लो, a + 5d बराबर में 12, a + 5 × 5 बराबर में 12, तो a हो जाएगा 12 - 25 - 13। a आपके पास आ गया -13 और d आपके पास आ गया 5। आपको AP बनानी है, 3 पद ज्ञात करने हैं, a + d, a + 2d। तो a आपके पास -13 आया था, a + d करो, -13 + 5, और a + 2d करो, -13 + 2 × 5। आपके पास AP आ गई -13 -8 और -3। तो ये आपके पास 3 पद आ गए, AP के 3 पद आ गए, -13 -8 -3। मैं अब इसका 20वां सम करने लगी। क्वेश्चन है आपका, रामकरी ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपका क्या है, किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में उसने कितनी बचत की, 50 रुपए। प्रथम सप्ताह में बचत कितनी हुई, 50 रुपए। दूसरे सप्ताह में बचत, तो उसने कितनी बढ़ाई, 17.5। इसका मतलब 50 में आप 17.5 जोड़ दो, तो 67.5 रुपए उसकी दूसरी सप्ताह की बचत हुई। तो तीसरे सप्ताह में बचत कितनी हुई, तो 67.5 में आप 17.5 जोड़ दो, तो आपके पास हो जाएगी 85। अब 9वें सप्ताह की उसकी बचत दी गई है, चौथे सप्ताह में निकाल लोगे, 5वें निकाल लोगे। 9वें सप्ताह में बचत आपकी दी गई है 207.50, ये आपकी बचत दी गई है। इसका मतलब आपने, अब उसने कहा है कि यदि 9वें सप्ताह में उसकी बचत दी गई, तो आपने n ज्ञात करना है यहाँ पर। इसका मतलब आपके पास जो AP बनेगी वो बनेगी 50, 67.5, 85 और लास्ट में 207.50। तो ये आपकी AP बन गई। अब यहाँ से मुझे n निकालना है, बनी 50, 67.5, 85 और 207.5। D आपके पास आ गया 67.5 - 50, तो आपके पास 17.5 आ गया। और यहाँ पर AN है आपके पास 207.5। अब AN का फॉर्मूला लिख लो, A + n - 1D। AN की जगह लिखो 207.5, A की जगह लिखो 50, n मुझे निकालना है, D आपके पास आ गया 17.5। 207.5 बराबर में 50 जमा 17.5 n - 17.5। इसका मतलब 207.5 बराबर में 50 में से 17.5 गए, तो आपके पास आ जाएगा 32.5 प्लस 17.5 n। 207.5 माइनस 32.5 बराबर में 17.5 n। ये आ जाएगा 175 बराबर में 17.5 n। तो 175 बटा 17.5 बराबर में n। तो 175 गुना 10 बटा 100, आपने डेसिमल हटा दिया, तो आपके पास 10 आ गया, 10 बराबर में होगी। इसका मतलब 10वें सप्ताह में उसने
उसकी जो बचत होगी वो 207.50 होगी। 10वें सप्ताह में उसकी बचत 207.50 होगी। तो n आपके पास 10 आ गया। यहाँ पर मेरा प्रथम भाग समाप्त होता है और अगले भाग में एपी के प्रथम n पदों का योग कैसे निकाला जाता है उसको मैं समझाऊंगी।